हेलो, नमस्कार साथियों। टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आज एक और नए सेशन के साथ। तो दोस्तों, आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह लिया गया है, जिसका डिस्कस हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी वीडियो पहुंचती रहे। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आपको सीटेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज का यह सेशन, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्पना और रचना, क्रिएटिविटी, ध्यान, स्मृति, इन सारी चीज़ों से जो विकास का क्षेत्र जुड़ा है, वह कौन सा क्षेत्र है जो कि इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो विकास के क्षेत्र में पियाजे ने इसके 4 चरण बताए हैं, जिसमें कि आपको हम बताए थे PCSE। इससे याद करना है। P से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, C से हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद S से हो गया सोशल डेवलपमेंट, और E से हो गया इमोशनल, अर्थात संवेगात्मक। तो यह चारों जो है, इस चारों में अलग अलग क्षेत्र में विकास होता है। तो आपका जो प्रश्न है कि बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या, तो यह सब जो है सो मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यह संबंध रखता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, संवेगात्मक। इमोशनल डेवलपमेंट इससे अलग हटकर है। और सामाजिक डेवलपमेंट, जो कि आपका समाज के क्षेत्र में जो विकास होता है वह हो गया। और शारीरिक, जो कि आपका शरीर का जो विकास होता है, उससे संबंधित यह हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। अर्थात कलम जो वह पकड़ना
सीखती, बटन लगाना सीखती, इससे पहले वह गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण जो है सो किस ओर संकेत करता है? तो विकास एकायामी है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, विकास का क्रम अनिश्चित है, यह तो नहीं होगा। इसका होगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, अर्थात विकास जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। अर्थात बच्चे जब जन्म लेता है तो वह जिस समय रोता है तो वह पूरी बॉडी का हलचल करता है, लेकिन धीरे धीरे वह जब रोता है तो वह बॉडी का हलचल करना बंद कर देता है। अर्थात यह जो है सो पहले गिलास पकड़ना शुरू किया, अर्थात पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद कलम जो पकड़ा जाता है तो उसमें सिर्फ उंगली का इस्तेमाल होता है। तो अर्थात मतलब कि पहले वह हाथ का विकास, हाथ से पकड़ना सीखा, फिर उंगली का उपयोग करना सीखा, अर्थात सामान्य जनरल क्रिया से स्पेसिफिक विशिष्ट क्रिया की ओर वह कार्य करना सीखा। अर्थात विकास उसका जो हुआ वह सामान्य जनरल टू स्पेसिफिक हुआ। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक दिया है विशिष्ट, विकास जो है विशिष्ट अर्थात स्पेसिफिक टू जनरल, तो स्पेसिफिक टू जनरल यह नहीं जाता है, यह जब भी होगा तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जनरल टू स्पेसिफिक अर्थात जनरल जी और एस, स्पेसिफिक दोनों का पहला लेटर है तो पहले जी आता है, अल्फ़ाबेट में पहले जी आता है उसके बाद एस आता है। तो आप इस ट्रिक से भी यह याद रख सकते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है वह जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, अर्थात सामान्य टू विशिष्ट जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों का जो विकास है इनमें से किसका परिणाम है? बच्चा का जो विकास है वह इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का? तो इसका सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन डी होगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। इसका होता है विकास बराबर वातावरण इंटू आनुवांशिकता अर्थात डेवलपमेंट, डी बराबर इन्वायरमेंटल, ई इंटू हेरिडिटी। यह आप याद रख सकते हैं, डेवलपमेंट डी बराबर ई एच, आप इसे याद रख सकते हैं डी बराबर ई एच, जहां ई से संबंध है इन्वायरमेंट का और एच से हेरिडिटी अर्थात आनुवांशिकता, और डी जो है वो डेवलपमेंट है। अब है निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? तो समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण के जो हैं सो दो स्टेजेज हैं। इसमें पहला स्टेजेज है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। इसके प्राइमरी में आता है फैमिली, परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद साथी समूह जिसको पीयर्स बोलते हैं, और सेकेंडरी जो है इसमें आता है स्कूल, उसके बाद समाज दोनों में आता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है फिर भी वह परिवार में भी रहता है और कुछ ना कुछ वह आस पड़ोस से भी सीखता है, तो उस पर समाज का प्रभाव वहाँ पर भी पड़ता है। और जब वो स्कूल जाता है तो
उसके साथ भी उसे समाज का प्रभाव पड़ता है। तो यह दो जो है सो स्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है जो कि प्राथमिक कारक नहीं है, अर्थात प्राइमरी जो है सो कारक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, परिवार तो प्राइमरी है, आस पड़ोस तो प्राइमरी है, और समकक्षी अर्थात पीयर्स यह भी प्राइमरी में ही आता है। सरकार, गवर्नमेंट जो है सो यह इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया नहीं है। आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो जल्दीबाजी में एग्ज़ाम के समय इस नहीं पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है। और दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन से स्टूडेंट जुड़ पाए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, हेंज की दुविधा, जिसे हेंज डिलेमा भी कहते हैं। हेंज डिलेमा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो यह कहानी आप जानते होंगे कि एक हेंज नामक आदमी था, उसकी पत्नी जो है सो वो बीमार थी, और वो हेंज के पास मात्र 10 रुपया था, लेकिन उसे जो दवाई उसकी पत्नी को ज़रूरत था, उस दवाई को दुकानदार 100 रुपया में उसे देने को तैयार थे, लेकिन उसके पास मात्र 10 रुपया था। तो दुकानदार ने उसे देने से साफ साफ मना कर दिया। तो यदि वह दवाई उसकी पत्नी को नहीं दी जाती तो उसकी पत्नी मर जाती। तो वह अपने पत्नी को बचाने के लिए उसने दुकान में चोरी की थी। तो इसी से संबंधित यह घटना है। तो इसमें कहा गया कि हेंज की जो यह दुविधा है, इस पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो यह जो विकास है, यह नैतिक विकास अर्थात मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। क्या आपको चोरी करना है या नहीं करना है? यदि आप चोरी करते हैं तो यह आपका नैतिकता के खिलाफ है। तो यह जो है हेंज की दुविधा, यह नैतिक विकास से संबंधित है, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा यह दिया गया। अब है इसमें सामाजिक विकास तो आप जान ही रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक विकास जो कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत विकास पर्सनल डेवलपमेंट। अब है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। अर्थात बटन जो अलग अलग साइज के होंगे, मान लीजिए इस साइज के कुछ बटन होंगे, कुछ बटन इस साइज के होंगे। इसी तरह बटन होता है। तो इस साइज के दोनों अलग अलग साइज के जो बटन हैं उनको अलग अलग किया। फिर उनके छेदों के आधार पे, जैसे इसमें 3 हैं और इसमें 5 हैं, तो छेदों के आधार पे दोबारा उसने वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पे है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। एक है S, P, C और F, अर्थात सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर जिसको बोलते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद है मूर्त
मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशन जो कि अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे महोदय ने यह 4 जो है सो चरण, विकास के 4 स्टेज दिए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि लीना जो है सो बटन को पहले साइज के आधार पे और फिर उसके छेद के आधार पे जो वितरित कर रही है, अलग कर रही है, वह विकास के किस क्षेत्र में है। तो आपको पता होगा पूर्व संक्रियात्मक यह होता है 2 से 6 वर्ष। तो इस उम्र में 2 से 6 वर्ष में बच्चों में जो है सो तर्क का अभाव होता है, तर्क का अभाव होता है, अभाव होता है। वह जो है सो सिंबल को देखकर पहचानता है, सिंबल को देखकर पहचानता है। जैसे कि उसने कभी गेंद को देखा और फिर उसके हाथ में जब आप सेब देंगे तो वह यह कहेगा कि वह भी गेंद ही है। तो इस अवस्था में ऐसी धारणाएं उसकी बनती है। वह सजीववाद, सजीववाद की जो धारणा होती है वह भी इसी में होती है कि वह निर्जीव वस्तु को भी देखेगा तो वह बोलेगा कि इसमें जान है, यह चलता क्यों नहीं है। उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक, अर्थात जो भी वस्तु सामने है उस पे तर्क वितर्क करना। तो यह जो होता है तर्क का शुरुआत इसमें होता है, जो कि सामने वस्तु रखकर किया जाता है। विकेंद्रीकरण इसमें होता है, प्रतिवर्ती इसमें होता है। जैसे कि पानी बर्फ बन गई और फिर बर्फ से पानी बन गई, यह चीज़ों को वह समझने लगता है। तो यह जो इसमें प्रश्न आपसे पूछा है, तो इसके सिद्धांत के अनुसार लीला जो है सो विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। यह जो है सो मूर्त, क्योंकि यह जो है सो चीज़ें देख कर और फिर उसका तर्क करता है। और अमूर्त संक्रियात्मक जो होता है यह होता है 11+ एज में, और यह जो होता है यह होता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। तो अमूर्त संक्रियात्मक में बिना वस्तु के सामने रखे वह कल्पना करता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक। अब है जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो क्या कहलाता है। जब बच्चा जो है सो अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं अर्थात जोड़ते हैं, तो यह आत्मसात कहलाता है। यह जो है सो आत्मसात कहलाता है। आत्मसात में होता है ऐड करना, आत्मसात में जो है सो ऐड करना। आप इस ऐड को याद रखिएगा, जहां भी आपको ऐड करना या एग्जाइटिंग स्कीमा इंग्लिश में आए तो आप समझ जाइएगा इसका जो ऑप्शन होगा वो हमें आत्मसात करना होगा। उसके बाद समायोजन में होता है कि आपको चेंजेज या एडजस्ट करना होता है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अब है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के क्षेत्र के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। तो यह है ZPD। आप पढ़े होंगे ZPD, जो कि वाइगोत्स्की महोदय ने बताए हैं। इसमें है जोन ऑफ, इसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
इसमें होता क्या है कि यदि कोई साइकिल चलाना सीख रहा है और वह गिर जाता है, तो यदि आप उसको सहारा दे देते हैं और वह सीख लेता है, तो आपका जो उसे सहारा मिला, तो वह एक प्रकार का उसके लिए जो है सो ZPD का काम किया। आपका जो सहारा, हेल्प उसे मिला, इसे पार बोलते हैं या ढांचा भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टी, जो कि समीपस्थ, निकट, विकास के क्षेत्र के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए, अर्थात कोई टीचर, कोई बच्चा, उसे सब कुछ आता है और वह थोड़ा सा जो है सो उसे यदि हिंट्स आप दे देते हैं और वह चीज़ वो कर लेता है, तो वह जो कर लेता है तो यही उसे हेल्प करता है। जो MKO होते हैं, अर्थात मोर नॉलेजेबल, जो ज़्यादा जानकारी जिसके पास होता है, उसके द्वारा जो सहायता मिलती है उसे पार या ढांचा कहते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ZPD, वाइगोत्स्की इसको जो दिए हैं, इससे रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित यदि आपका शिक्षण होगा तो इसमें बच्चे का विकास कैसे होगा, तो यह तो नहीं होगा। योगात्मक परीक्षण पर बल दिया जाए, इसमें भी तो प्रगतिशील कक्षा नहीं होगा। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय रूप से भाग ले, हाँ यह हो सकता है। जब प्रगतिशील कक्षा उस समय कहलाएगा जबकि बच्चे जो है सो सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। यदि बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, यदि एक्टिव नहीं रहेगा तो आपका शिक्षण जो है सो वह प्रगतिशील शिक्षण नहीं कहलाएगा, वह आपका कक्षा जो है सो प्रगतिशील कक्षा नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वह कहता है कि बच्चा जितना करके सीखेगा, अर्थात बच्चा जितना एक्टिव होगा, विकास उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद अध्यापक दंड और पुरस्कार के द्वारा, तो यह जो दंड शब्द है यह निगेटिव शब्द है, यह जहाँ भी होगा तो वह ऑप्शन आपका रॉन्ग माना जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब है कि लीव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो बच्चे का जो सीखना होता है वो किसके संदर्भ में होता है, तो लीव वाइगोत्स्की हमने आपको बताया है कि ये 3 चीज़ पे फोकस किए हैं। एक है सामाजिक, दूसरा है सांस्कृतिक और तीसरा है भाषा, अर्थात SCL। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। वाइगोत्स्की की जहाँ भी चर्चा हो तो वो SCL अर्थात SCL, या फिर जहाँ पे भाषा की बात हो, कल्चर संस्कृति की बात हो और लैंग्वेज की बात हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारे मतलब वाइगोत्स्की महोदय ही होते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यह जो होगा वो सामाजिक सांस्कृतिक इसका आंसर होगा। यह 100% सही है। जहाँ भी सामाजिक SCL का चर्चा हो तो आपको सीधा वाइगोत्स्की मार देना, और वाइगोत्स्की की जहाँ भी चर्चा हो तो आपको ध्यान रखना, यदि प्रश्न में सामाजिक सांस्कृतिक है और इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे छोड़कर दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऐसे 2 ऑप्शन और है, उसे देख ले लेते।
शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी नहीं होगा। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, यह भी नहीं होगा, यह भी निगेटिव ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज या फिर मदर टंग मातृभाषा, उसका जो स्थानीय मातृभाषा है उसमें जो है सो प्राथमिक कक्षा में जो उसका शिक्षा दिया जाए वो लोकल भाषा, स्थानीय लैंग्वेज या फिर मदर टंग में दिया जाए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है। उसके बाद है एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह सूचित करता है। तो इसमें तो दो अलग अलग बात हो गई, लड़की भी बैडमिंटन खेल सकती है और लड़का भी संगीत में आगे है, कहीं भी अभी जो है सो कोई पीछे नहीं है। किसी भी क्षेत्र में लड़की और लड़का दोनों कदम से कदम मिला के चल रही है। यदि विद्यालय में ऐसा किया जाता है तो यह जेंडर जो है सो रूढ़िवादिता है, यह जेंडर रूढ़िवादी व्यवस्था है, यह नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो शिक्षा नीति है वह जेंडर रूढ़िवादिता के खिलाफ है। आप सबको मौका दीजिए सब कुछ करने का। अब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के लिए, तो रटना जहाँ भी होगा यह निगेटिव वर्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यह नहीं होगा। केवल विषय वस्तु पर, केवल भी जो है सो निगेटिव शब्द है, आपको केवल जहाँ मिले तो फिर वह नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुरूप करना, यह जो है सो ऑप्शन सही होगा। अब है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, यह भी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का जो अनुकूल करना होगा, इस प्रश्न का आंसर यह होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 20 के अनुसार आकलन का जो अंतर्निहित सिद्धांत जो है वह है सभी विद्यार्थी को उनके सीखने और विकास के अनुकूल करना, अर्थात सबका विकास करना इसमें कहा गया है। अब है भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह तो नहीं होगा। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, समान अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि निःशक्त व्यक्ति को समान अवसर, उसके अधिकार का संरक्षण हो और उसे सभी जगह पूर्ण भागीदारी दी जाए। किसी भी क्षेत्र में जिसमें वो काम कर सकता है उसमें उसे पूर्ण भागीदारी दी जाए। तो यही जो है सो भारतीय संसद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हाल ही में यह कानून पारित किया गया। यह जो है सो क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो कि 22/12/2021 के शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह के भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अध्ययन बहुत ही गहन से करना ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर का डिस्कशन आप कीजिए,
क्योंकि आपको यदि मैक्सिमम लाना है, यदि आपको मैक्सिमम लाना है तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन टेस्ट दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों जो है सो महत्वपूर्ण है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो बच्चे में जो है सो सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, तो इसके लिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करके अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, यह तो नहीं होगा, शिक्षा जो भी होगा वो छात्र केंद्रित होगा, ना कि अध्यापक केंद्रित होगा। लगातार अभ्यास और दोहराकर, लगातार अभ्यास अर्थात रटना तो बिल्कुल नहीं है, केवल अनुकरण करके। आपको मैंने बोला केवल जहाँ भी होगा वो निगेटिव होता है, वो नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके अर्थात खोज, जितना बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और मुझे यह आशा है कि आपका यह डिस्कशन जो है सो अगले आने वाले जो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और हमारे सेशन को लाइक करके आप हमें कमेंट करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगता है। हमारा YouTube चैनल जो आपको पता है टीचिंग मित्रा है। जिद यदि आपको शिक्षक बनने की है तो आप दिसंबर सीटेट जो है सो दिसंबर 2022 को टारगेट करके चलेंगे कि हमको पास करना है और 120 प्लस मार्क्स लाना है। तो आप अपना पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। मिलते हैं हम अगले दूसरे सेशन में। तो आपको यह सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर आप बताइएगा, लाइक और कमेंट करके। और आप अपनी नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करते रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।